हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कल मैंने आप लोगों को कुछ 25 के करीब क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए थे। वो कल वाकई में एमसीक्यूज थे। बाकी उससे पहले एमसीक्यूज नहीं थे, वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप थे। और उनका जो थंबनेल था वो एमसीक्यूज नहीं होना चाहिए था। तो आज इससे थंबनेल जो है वो बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन लिटरेचर। क्योंकि भाई ऐसा है ना कि इससे मैं आपको समझा देती हूँ। और अगर मैं यहाँ पर वो लिखूंगी, ऑप्शंस लिखूंगी, तो इट विल टेक लॉट मोर स्पेस। तो इसीलिए ये इतना रूम नहीं है ना इसमें, तो इसीलिए जो है हम इसको जो है ऐसे ही जो है वो कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन को फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से। और जब अगर आपको ऑप्शन मिलेंगे तो ऑब्वियसली आप उन ऑप्शंस को देख के समझ ही जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि मैं आप लोगों के अब मैंने कहा था भाई कम से कम 7-8 वीडियोस अगर मैं आप लोगों के इसके क्वेश्चंस के बना के दे दूं तो एक अच्छी खासी सीरीज आप लोगों के पास हो जाएगी। फिर बीच में फिर स्टार्ट कर लूंगी और मंडे ट्यूसडे से राइटर्स भी स्टार्ट कर दूंगी। जो जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, जिस जिस एज के यहाँ लगता है कि जो जिस पे से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए सभी लोग उसी से है कि एक रफ प्रिंट बना के ही चल रहे हैं कि ये राइटर्स आ सकते हैं, तो उन्हीं को मैं करवाऊंगी। चलिए अब बाकी जो है बातें हम लोग बाद में करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप लोगों को पढ़ा तो चुकी ही हूँ, तो इसी में से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। जेस्टरोजी 1810 वॉज अ नॉवल बाय। ये जेस्टरोजी नॉवल जो है वो किसने लिखा है? तो जेस्टरोजी नॉवल है क्या? जेस्टरोजी जो नॉवल है वो शैले ने लिखा है। ये शैले का गोथिक नॉवल है। अब ये गोथिक नॉवल क्या होते हैं? गोथिक GOTHIC, गोथिक नॉवल जो मध्यकालीन जो है मडीवल जो है जिनका जो एनवायरमेंट होता है वो इस मध्यकालीन युग का होता है। डार्क सा और डीमंस, फैरीज, ये सब जो है उसमें होता है, यानी कि एक सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। तो उन जैसे नॉवल, उन नॉवेल्स को गोथिक नॉवेल्स कहा जाता है। हॉरेस वॉलपोल का कैसल ऑफ ओट्रेंटो इस क्षेत्र में जो है वो जाना माना नॉवल है। हॉरेस वॉलपोल का कैसल ऑफ ओट्रेंटो। बेसिकली इनमें जो बैकग्राउंड होता है वो कैसल्स का होता है, डंजियंस, यानी कि डंजियंस DUNGEONS डंजियंस होते हैं, जिसमें जो क्या कहते हैं उसे तह खाने होते हैं। तो जेस्टरोजी नॉवल जो है वो लिखा गया है शैले के द्वारा, PB शैले के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज द सब टाइटल ऑफ एलास्टर। ये भी शैले की ही पोयम है। और ये सब टाइटल ऑफ एलास्टर ये शैले की एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। इस पोयम में जो है उसने एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, इस पोयम का सब टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जूलियन एंड मिडालो, हु इज मिडालो? तो जूलियन एंड मिडालो में जूलियन एंड मिडालो किसकी रचना है? ये भी शैले की ही रचना है। और जूलियन एंड मिडालो में हु इज मिडालो, तो जूलियन जो है ये शैले की बहुत अच्छी दोस्ती थी लॉर्ड बायरन से। और बायरन उसने अपने एक पोयम में बाकायदा बायरन को एक कैरेक्टर के रूप में दिखाया है। और ये जो है जूलियन एंड मिडालो में जूलियन शैले है और मिडालो जो है वो बायरन है। ठीक है, उसके बाद है हु रॉट इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मतलब मैंने क्या बताया था है ही कि रोमांटिक एज में जो राइटर्स हैं उन्हें हमने दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है, एल्डर रोमांटिक्स एंड यंगर रोमांटिक। एल्डर रोमांटिक्स में आते हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे। और जो यंगर रोमांटिक्स हैं कीट्स, शेले एंड बायरन। तो जो बायरन था ही डिड नॉट लाइक वर्ड्सवर्थ एट ऑल, यानी कि वो एल्डर रोमांटिक्स को पसंद ही नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना था कि ये लोग बहुत ज्यादा, उसको लगता था कि जो वर्ड्सवर्थ है वो बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा प्लेन ब्लॉन्ड है। तो उसने लिखा था, ये एक तरीके से मजाक उड़ाता हुआ है इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। तो ये लिखा है बायरन ने, एक मिनट, बायरन ने।
ठीक है। कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर, कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर किसने लिखा है? एक तो पहले मैं आपको बताऊं, ये सब हम बात कर रहे हैं, शायद मुझसे सारे अधिकतर क्वेश्चंस जो गए वो इसी के ही हो गए, रोमांटिक एज के ही हो गए हैं। तो कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर किसने लिखा है? ये लिखा है डी क्विंसी ने। डी क्विंसी खुद एक ओपियम का एडिक्ट था। उस ओपियम शुरुआत करी थी उसने अपनी एक बीमारी को ठीक करने के लिए, मगर बाद में उसका एडिक्शन हो गया था। तो ये जो वर्क है कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर, ये डी क्विंसी का है, टॉमस डी क्विंसी। मैं डी क्विंसी लिख रही हूं इसमें। हाउ मेनी लाइन्स कीट्स एंडीमियन कंप्राइजेस ऑफ, कि कीट्स की जो पोयम है एंडीमिया, उसमें कितनी लाइन्स हैं? देखिए कीट्स को आप जानते ही हैं कि कीट्स और उसके जो उसके साथी यंगर रोमांटिक्स थे, उन्हें सैटेनिक स्कूल का टाइटल जो है वो दिया था साउदे ने। कीट्स की जो ये पोयम है एंडीमियन, इसके लिए उसे काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो कीट्स की इस पोयम में लाइन्स हैं 4000 लाइन्स हैं। हाउ मेनी लाइन्स कीट्स एंडीमियन कंप्राइजेस, कंप्राइजेस ऑफ नहीं आएगा, कंप्राइजेस। हाउ मेनी लाइन्स कीट्स एंडीमियन कंप्राइजेस। और टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय कीट्स। ये नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि जब कोई इंसान जब व्हेनेवर वो कुछ भी देखता है, कुछ भी डाउट्स, कुछ व्हाटएवर ही इज वॉचिंग या व्हाटएवर ही इज रीडिंग, अगर कोई इंसान कोई भी चीज पढ़ रहा है, देख रहा है, किसी राइटर का कोई प्ले हो, कोई कुछ भी हो, और वो बिना किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचे हुए उस चीज को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो मतलब उस राइटर का पर्पस पूरा हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव कैपेबिलिटी। कीट्स का मानना था ये नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो पहलू है वो शेक्सपियर के अंदर है, और इस नेगेटिव कैपेबिलिटी के टर्म को दिया था उसने अब नेगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म जो है वो कीट्स ने दिया था, और उसने किसको दिया था? अपने भाई को लेटर, इन लेटर टू हिज ब्रदर। अपने भाई को जो उसने लेटर लिखा था उसमें जो है ये टर्म उसने यूज किया था, नेगेटिव कैपेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट वन इज द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल वाज रिटन बाय, किसने लिखा है मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल? तो ये क्वेश्चन जो है काफी कोई बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत जो है अबव स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं या बहुत बिलो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बिल्कुल मीडियम क्वेश्चंस हैं, मीडियोकर क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो काफी समय से लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा। ये जो मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल है, ये लिखा है ब्लेक ने, विलियम ब्लेक। और इसमें उसने ये फेमस लाइन दी है, मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि मिल्टन जो है वो डेविल पार्टी का था, उसको खुद को ही नहीं उसे पता था। तो ये विलियम ब्लेक जो कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जिसने जो है वो लिखे हैं। ये हो गए आपके ये क्वेश्चंस, कुछ जो है मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद आगे के क्वेश्चंस और मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। और एक और बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि क्वेश्चंस का लेवल ना तो मैं बहुत हाई कर सकती हूँ, ना मैं बहुत लो कर सकती हूँ, क्योंकि इसका एक रीजन है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीए में इंग्लिश पढ़ी तो है या सिर्फ 3 साल ग्रामर ही पढ़ी है, उनको शायद लिटरेचर की इतनी नॉलेज भी नहीं है। तो अगर आप लिटरेचर के कुछ ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो समझना बहुत आसान होता है। बट दोस्त हु हैव बीन स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो जो है एक किसी चीज को ग्रास्प कर ले एकदम से। तो इसीलिए बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो क्वेश्चंस जो है वो, और बेसिकली मैं ये चीज कह के चल रही हूँ, ये सीरीज जितनी भी लेक्चर सीरीज है मेंट फॉर जूनियर ओनली, क्योंकि जूनियर में हमें भी नहीं पता कि किस तरीके का आएगा, मगर ऐसा है ना बहुत हाई स्टैंडर्ड के ना बहुत लो स्टैंडर्ड के, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सभी लोग जो है वो फॉर्म जो है वो भर रहे हैं जिन्होंने पास भी बीए में इंग्लिश थी, या जिसमें भी मतलब जैसे इन्होंने सब्जेक्ट का उसको मेंशन नहीं करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आप सोच रहे होंगे मैंने आज प्रोजेक्टर से क्वेश्चंस क्यों नहीं दिखाए, तो वो मैंने अपने इंस्टीट्यूट से बनाया था, ये जो है मैं अपने घर से बना रही हूँ। घर पे मेरे पास जो है वो प्रोजेक्टर इंस्टीट्यूट में ही है, इसलिए अब मैं क्वेश्चंस जो है वो लिख रही हूँ, साथ के साथ आप लोगों को बताती जाऊंगी।
तो which form of drama was in vogue during the age of Dryden? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद who first established the mode of heroic tragedy? मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं, तो अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए, विच फॉर्म ऑफ ड्रामा वॉज इन वोग, वोग का मतलब होता है फैशन में था, ड्यूरिंग द एज ऑफ ड्राइडन। सबसे पहले इस एज के बारे में जान लेते हैं। 1660 से 1700 का पीरियड रेस्टोरेशन पीरियड, और इसके बाद जो है रेस्टोरेशन पीरियड है, और एज ऑफ ड्राइडन भी कहलाता है। रेस्टोरेशन इसलिए कहलाता है क्योंकि चार्ल्स सेकंड दोबारा से, मतलब चार्ल्स सेकंड गद्दी पे आया था, मोनार्की रीस्टोर हुई थी, पुनः स्थापित हुई थी मोनार्की। और ड्राइडन पहला पोएट लॉरिएट, ऑफिशियल पोएट लॉरिएट बनाया गया था चार्ल्स सेकंड के द्वारा। तो भाई जब ये एज ऑफ ड्राइडन 1660 से 1700 के समय जो एज ऑफ ड्राइडन है, उस एज में कौन सी फॉर्म ऑफ ड्रामा जो है वो काफी फेमस थी? तो वो फेमस था हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी जिसमें हीरो की एक हीरोइक ट्रेजेडी, हीरो की डीड्स जो है वो बताई जाती थी, और हीरो ऑब्वियसली बिलोंग करता था किसी हायर क्लास को, और उसकी हीरोइक डीड्स को बताया जाता था। तो ड्राइडन की एज में हीरोइक ट्रेजेडीज काफी जो है वो वोग में थी, फैशन में थी। हु फर्स्ट एस्टैब्लिश द मोड ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी, लेकिन ड्राइडन ने उसे शेप दी है। फर्स्ट एस्टैब्लिश किसने करा है हीरोइक मोड ट्रेजेडी को? इंग्लैंड में जो जो मोड को लाने वाला था, तो वो थे हु फर्स्ट एस्टैब्लिश द मोड ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी, ये है सर विलियम डी एवेनेंट। सर विलियम डी एवेनेंट जो है वो थे जिन्होंने हीरोइक ट्रेजेडी को इंग्लैंड में जो है वो मोड को एस्टैब्लिश करा, लेकिन उसे जो पावरफुल बनाया वो किसने बनाया? ड्राइडन ने। विच इज ड्राइडन्स फर्स्ट हीरोइक ड्रामा? ड्राइडन का पहला हीरोइक ड्रामा कौन सा है? तो वो है इंडियन क्वीन।
इंडियन क्वीन जो है वो ड्राइडन का फर्स्ट हीरोइक ड्रामा है। ड्राइडन जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आया था तो ड्राइडन ने बहुत खुश होकर उसके लिए, उसकी तारीफ से भरकर उसके लिए कविताएं लिखी थी, और जिन कविताओं से खुश होकर चार्ल्स सेकंड ने उसे पोएट लॉरियट की उपाधि दी थी 1668 में, क्योंकि 1660 से 1700 की ये एज है। सो 1668 में ड्राइडन को पोएट लॉरियट की उपाधि मिली। पोएट लॉरियट वो होते हैं जो राजकवि कहलाते हैं, सॉर्ट ऑफ, जिनको राजा की तरफ से पेंशन और बहुत सारे और सुविधाएं जो हैं वो मिलती हैं। और लेकिन 1688 में जब चार्ल्स जो लास्ट स्टुअर्ट किंग था उसके जाने के बाद उसकी जो पोएट लॉरियटशिप थी वो समाप्त हो गई 1688 में। तो बेन जॉनसन इज द फर्स्ट ऑफिशियल अनऑफिशियल पोएट लॉरियट एंड ड्राइडन इज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरियट। Who called Dryden the father of English criticism? किसने ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर जॉनसन ने। ये अच्छा, एक चीज ये ना, मेरे पास यहाँ जगह नहीं होती तो मैं कभी कभी यहाँ लिख देती हूँ। अब किसी को ये लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, अब इस क्वेश्चन का आंसर ये, एक बार किसी ने कुछ गलत भी सुन लिया था इस तरीके से। तो ये था कि भाई कॉफी हाउस कल्चर कौन सी सेंचुरी में जो है वो बेन जॉनसन की एज में, डॉक्टर जॉनसन की एज में। तो मैंने बताया था कि भाई वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की एज में है कॉफी हाउस कल्चर का, उन्होंने बेन जॉनसन, पता नहीं मैंने लिखा होगा कहीं ऊपर, तो ये बता रही हूँ, एरो भी बना दिया है। हु कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? तो डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। ये डॉक्टर जॉन, मैं ब्रैकेट में भी कर देती हूँ उसको। What is the subtitle of All for Love? सबसे पहले All for Love के बारे में जान लेते हैं। All for Love लिखी है ड्राइडन ने, और ये शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से प्रभावित है, इन्फ्लुएंस है। और All for Love जो हीरोइक ट्रेजेडी है, इसका जो सबटाइटल है वो है इसका द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ये यहाँ लिख रही हूं मैं, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, और बोल भी देती हूं द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ये ऑल फॉर लव का सबटाइटल है। हु रॉट ग्रेस अबाउंडिंग? ये ग्रेस अबाउंडिंग किसने लिखी है? ये लिखी है जॉन बनियन ने, जो कि ये उनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। ग्रेस अबाउंडिंग ये लिखी गई है जॉन बनियन के द्वारा, बनियन। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं, और फिर कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो दिखा सकूं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की आदत ज़्यादा है मेरी, तो इसीलिए जो है क्वेश्चंस इतने हुए हैं। चलिए, आई होप कि आपको सेशन जो है वो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच। और एक और बात मैं सभी हाउस वाइफ्स से कहना चाहूँगी। हाउस वाइफ्स, मुझे ना ये वर्ड हाउस वाइफ्स जो है वो समझ में नहीं आता, तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, खून जो है कोई भी तैयारी कर रहा है, और अगर उनको मेरे वीडियोस से किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्प मिलती है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, मैं यहाँ पर आके अपनी कोई वैसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत शेड्यूल हेक्टिक रहता है, लेकिन ना जब लोग एक विश्वास करते हैं और लोग ये कहते हैं कि हाँ हमें इससे हेल्प मिल रही है, तो मन करता है अंदर से कि आपके लिए कुछ करूं। और अगर मेरा ये प्रयास, अगर जो भी व्यक्ति इससे पढ़ रहा है और उसे इससे हेल्प मिल रही है, और उसका अगर इससे जो है एग्जाम क्रैक हो जाता है, तो दैट डे विल बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। और मैं उन सबसे लोगों से कहना चाहूंगी जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो लोग लिटरेचर से डरते थे, आप लिटरेचर का डर बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग है लिटरेचर। सबसे पहली बात, इफ यू लव समथिंग, तो ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जिस चीज से आप प्यार करने लगते हैं वो चीज आपको अपने आप समझ में आने लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लिटरेचर में अपना एफर्ट दे रहे हैं तो होल हार्टेडली एफर्ट दीजिए, आधा अधूरा नहीं, तो उससे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर अपने आप को आप चाहते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो सेल्फ मोटिवेट करना खुद को सीखिए। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, एक बार बस जबान हिलती है, दूसरे को बिल्कुल नहीं पता चलता कि हमारे क्रिटिसिज्म से अंदर तक क्या टूट जाता है। ठीक है, और
लेकिन अगर सेल्फ मोटिवेशन जो है बहुत जरूरी होता है। हर इंसान, किसी को भी ना, एक बात है, आप क्रिटिसाइज करते हैं किसी को समझाने के लिए तो वो चीज़ सही होती है, लेकिन सिर्फ कमी निकालने के लिए करी जाती है तो वो चीज़ जो होती है ना, उस पर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। और यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्टेप, थिंक अबाउट इट, और जब सोच लिया है तो करना तो है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।